हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 है। हमने इसके जो थर्ड लेक्चर था उसमें रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फार्मूला ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड से ड्राइव किया था। ठीक है ना? तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसका जो लास्ट पोर्शन है उसके कुछ पॉइंट हम यहाँ पर फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डालें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में या अलग से लेक्चर बनाकर उसको फिर से डिस्कस कर देंगे। ओके, तो जैसे हमने थर्ड लेक्चर के लास्ट में जो डिस्कस किया था उसमें आपको बताया था कि जैसे ये वेक्टर कोई ए है और ये वेक्टर बी है और ये 60 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के इक्वल हो। ठीक, तो अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं। एक ही बात है, ये भी वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक, तब इनका जो रिजल्टेंट है, ये थीटा 60 डिग्री है, तब इनका जो रिजल्टेंट है का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स होगा। और हमने पैरेललोग्राम बनाकर थर्ड लेक्चर में बताया था कि ये बिल्कुल इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। इसका मीनिंग ये है कि ये जो एंगल होगा ये टोटल एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक, वहाँ पर आपने जो डायग्राम बनाया है उसमें शायद हमने मॉड नहीं लगाया है, वहाँ मॉड लगा देना। वेक्टर इक्वल नहीं है। क्या इक्वल है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक, इसी तरह से 120 डिग्री पर जब दो वेक्टर एक्ट करते हैं, ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। वेक्टर ए और बी है, लेकिन बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, यानी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड ए है और दोनों का जो एंगल है वो 120 डिग्री पर है, तब इनका जो रिजल्टेंट है वो सेम आता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये आपने मॉड नहीं लगाए हो वहाँ पर मॉड लगाना, क्योंकि वेक्टर इक्वल का मीनिंग होता है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल है। इवन देन अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर माइनस ए है, तब भी ये दोनों इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक, तो वहाँ पर जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि टू इक्वल वेक्टर, उसका मीनिंग है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक, 60 डिग्री पर हो, 120 डिग्री पर हो, उनमें मॉड आप लगा दें। जिन लोगों ने लेक्चर को नोट किया हो थर्ड लेक्चर को के लास्ट में। ठीक, अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको रेजोल्यूशन ऑफ जो मेथड है ये 12th के फिजिक्स में भी आपके बहुत काम आएगा और आपको उसको मेमोरी में बनाकर रखना होगा, जिससे कि न्यूमेरिकल का फ्लो बन सके आपका। तो एक बात तो ये ध्यान दें, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है वेक्टर का, ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, और एक दूसरा वेक्टर है ये, इसका भी मैग्नीट्यूड हम 3 ले रहे हैं। ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। ठीक है, तो अगर ये दोनों वेक्टर 0 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो, यहाँ तो एंगल हमने अलग बना दिया है, हमने कोई से दो वेक्टर ले लिए, दोनों वेक्टर अगर 0 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो, तो कल हम लोगों ने लेक्चर में देखा कि इनका जो रिजल्टेंट है 4 ये 3 ये, तो इनका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कब कितने एंगल पर हैं? 0 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। अगर ये अपोजिट एक्ट कर रहे हैं तो 4 आपका राइट को है, 3 आपका पलट जाएगा, माइनस हो जाएगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये बी को नेगेटिव कर दें, मतलब हमारा बी यहाँ हमने इधर बना रखा है, हमने बी यहाँ पर इस तरफ लिया है। ठीक है, एक ये वेक्टर 4 है मैग्नीट्यूड का, वेक्टर ए ये 4 सेंटीमीटर लेंथ ले लो, और ये वेक्टर बी लिया है। ठीक, और ये वेक्टर बी जो है वो अपोजिट ले लिया। ओके, इसकी 3 सेंटीमीटर लेंथ है, और इनका अगर रिजल्टेंट निकालें तो ये माइनस हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 सेंटीमीटर आएगा। अब आई जेके में भी लिख सकते हैं, इसमें आई लगा दें, इसमें माइनस आई लगा दें, तो आई बचेगा। आपको मालूम है राइट में आई लगता है, यूनिट वेक्टर है, अगर वेक्टर में लिखें तो ये रिजल्टेंट जो है बन रहेगा। यहाँ हम एक क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं आपको, अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड एज्यूम कर लिया 4 और 3 है,
उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट 7 होगा और मिनिमम रिजल्टेंट 1 होगा, और जो रिजल्टेंट होंगे वो 1 और 7 के बीच में आएंगे। अगर ये दोनों वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है और इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, किसी अदर एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, तब इनका रिजल्टेंट 7 और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब दो वेक्टर का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है वो अगर ए और बी वेक्टर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड का सम होगा, और अगर मिनिमम रिजल्टेंट होगा वो उनका डिफरेंस होता है। जो अदर आपके आते हैं, यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट आपका ए प्लस बी आता है और मिनिमम जो होता है वो ए माइनस बी आता है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि लेट 4 और 3 यूनिट के दो वेक्टर हैं, ठीक है, तो कौन सा पेयर, जैसे एक है 4 3 7, एक दे दिया आपका 4 3 1, एक आपको दे दें 4 3 10, एक और ले रहे 4 3 6। तो इनमें से कौन सा जो पेयर है, ये 3 का पेयर ले लिया, कौन सा पेयर है जिसका कि रिजल्टेंट जो है वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा? तो ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इसमें 4 + 3 मैक्सिमम रिजल्टेंट 7 हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है, 6 भी चलेगा क्योंकि ये दोनों के बीच में है, 7 और 1 के बीच में, लेकिन रिजल्टेंट 10 नहीं हो सकता है, 7 से ग्रेटर देन रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। तो पेयर छांटने को आते हैं कि वेक्टर का जो सम है वो इनमें से कौन सा पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, मैक्सिमम रिजल्टेंट एल्जेब्रिक सम होता है, मिनिमम रिजल्टेंट उनका माइनस होगा, और जो आएंगे वो किसी एंगल पर अगर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम और जो मिनिमम आपने निकाला है उसके बीच में वो उसको फॉलो करेगा। समझ गए होंगे आप बात को। तो यहाँ पर ध्यान दें, हमने जो रिजल्टेंट का कल मेथड बताया है थर्ड लेक्चर में, उसके हम कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर आपको ये दो मेथड बताना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे ये एक्स वाई एक्सिस है और इसमें सपोज ये वेक्टर मान लीजिए आपका 3 न्यूटन का फोर्स है, ये एक वेक्टर लग रहा है, ये 6 न्यूटन का फोर्स है। हम एक सिंपल अडॉप्ट कर ले रहे हैं मेथड कि ये एंगल 45 है और ये एंगल 45 है। ठीक, तो अगर आपको पूछा जाए कि ये आपका हो जाएगा एंगल, आप समझ गए होंगे कि इन दोनों के बीच में एंगल 6 और 3 के बीच में 90 डिग्री होगा, एंगल बिटवीन 6 न्यूटन और 3 न्यूटन, एंगल भी हमने दे दिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रिजल्टेंट बताओ, ऐसा न्यूमेरिकल में भी दे सकते हैं, ठीक, 2 वेक्टर्स मैग्नीट्यूड ऑफ 6 न्यूटन एंड 3 न्यूटन्स आर एक्टिंग एट एन एंगल 90 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट। तो एक तो मेथड डायरेक्ट फार्मूला का है, आप फार्मूला लगा दें, a², बहुत ही स्लो और ठीक से इसको सीखना, 2ab cos थीटा, यहाँ पर थीटा 90 है, ये वाला एंगल 90 हो गया, तो cos 90 0 होता है, और वैसे भी 90 में पाइथागोरस लगेगा, a² b², तो 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आप ऐड कर लें, 36 और 9, ठीक है, ये 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका 3√5 का ये रिजल्टेंट बन गया। ठीक, 36 + 9, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट आया है ये आपका, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि इनका जो रिजल्टेंट किस एंगल पर वर्क कर रहा है, तो आप tan थीटा लगाएंगे। ठीक, हमने tan थीटा का फार्मूला आपको लिख रखा, थीटा नहीं है, अल्फा यूज करना। ये रिजल्टेंट का एंगल अगर a के साथ बना रहा है, हम यहाँ पर a को 6 ले रहे हैं, यहाँ हमने a का मैग्नीट्यूड 3 ले रहे हैं, एक ही बात है, 3 को चाहे पहले लिख दें चाहे उसको, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने 6 ले लिया, 2 वेक्टर ले लिए। वर्ड्स प्रॉब्लम भी दे सकते हैं लिख के, डायग्राम भी दे सकते हैं। तो tan अल्फा का फार्मूला आप रिमाइंड करें, फार्मूला a + b sin थीटा, यहाँ पर ये यहाँ cos थीटा, सॉरी, और यहाँ पर b, ये हमने आपको लर्न करने के लिए बताया था, ये एंगल a के साथ बनाता है, ये बात ध्यान रखें, अल्फा एंगल विद a, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। यहाँ एक और हम थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहे हैं, ये 3 यूनिट हमने लिया है, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा कर दें,
और ये 6 लिया है तो इसके मैग्नीट्यूड को हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा लार्ज कर दिया मैग्नीट्यूड। अब इसमें वैल्यू पुटअप करें जरा, तो बी हमने कितना लिया है 6 साइन 90, ठीक है, थीटा हमारा 90 है, एंगल बिटवीन 6 एंड 3 न्यूटन। ए को हमने 3 लिया है प्लस 6 कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, टेन अल्फा। तो जब ये एंगल आपको नहीं मालूम हो तो अल्फा आप ऐसे लिख दिया करें, टेन इनवर्स 2, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको सीख लें। अल्फा अगर लिखना है तो इनवर्स करके इसको लिख दिया करें। अगर मान लो एंगल आपको मालूम होता, जैसे मान लीजिए 1/√3, तब आप 30 डिग्री डाल देते, या आपको कोई और एंगल मालूम होता √3 तो 60 डिग्री, 1/√3 तो 45, सॉरी 10 अल्फा अगर 1 होता तो 45 डाल देते। समझ गए होंगे ना बात। अब जरा इस मेथड को आप जरूर ठीक से नोट करना और समझना। अब जरा दूसरा मेथड हम इसी का यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि मोर देन 2 वेक्टर। देखिए ये वेक्टर 2 हैं केवल, 6 और 3। अगर मोर देन 2 वेक्टर आपको दिए गए हैं डायग्राम में और उनका रिजल्टेंट निकालना है, वही काम आएगा आपको आगे फिजिक्स में, तो उसका जो मेथड होता है वो इससे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 2 ही वैल्यू हैं, ए और बी। ये रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स का फार्मूला है, और ये ध्यान रखना, ये जो भी एंगल आएगा ये लगभग आपका 1045 1 होता है, ठीक है ना, और √3 1.7 में 60 डिग्री होता है, 1076 नियरली 4 होता है लगभग, तो ये 65 हो या समथिंग कुछ आएगा एंगल, ठीक है ना, वो आप कैलकुलेटर से उससे चेक कर लें। तो यहाँ पर केवल ये 2 वेक्टर हैं और जो 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे थे, ठीक। अब इनका हम दूसरा मेथड आपको बताते हैं, क्या करें। हालांकि अगर 2 वेक्टर हो तो आप यही मेथड लगाना हमेशा, ओके। पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर ए। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मेथड का मीनिंग है कि उसको रिजॉल्व करके यूनिट वेक्टर आई और जे में उसको लिखा जाए, ठीक है ना, और मालूम भी होगा आपको ये बात। तो वेक्टर ए कितना है, वेक्टर 3, देखिए यहाँ पर 3 cos 45 ये लगा दिया, कंपोनेंट आ गया इधर, और इसमें आई लगा दो, प्लस 3 sin 45 और इसमें जे लगा दो। समझ गए होंगे आप बात। कंपोनेंट कर रहे हैं, जो सेकंड लेक्चर में बताया था, जिससे एंगल बनाता है उसमें cos और दूसरे वाले में साइन लगा दें, सेम एंगल यही रखें। तो ये 1/√2 होगा, तो 3/√2 आई प्लस और 3/√2 जे, ये वेक्टर ए बन गया। अब वेक्टर बी निकालें, ये है 6 और इसका आई नेगेटिव होगा क्योंकि इधर -x होगा, ठीक है। तो 6 और फिर cos 45 होगा क्योंकि एंगल हमने 45 लिया, तो 6/√2 आई और इसमें माइनस लगेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, जे पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो प्लस 6/√2 जे, ठीक। इसको अगर चाहें तो 3√2 लिख लें आप, 3√2 आई प्लस 3√2 जे, ये वेक्टर बी हो गया, ओके। और ये वेक्टर हमने ए आपका निकाल लिया। अब पहले क्या लिखा है, इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में इनको नोट कर लिया, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, ये हम इसको हटा रहे हैं, ये आप मेथड समझ चुके हैं। और रिजल्टेंट ध्यान रखें कि यहाँ रिजल्टेंट 3√5 आ रहा है, 3√5, क्योंकि उसको हम वेरीफाई करेंगे वहाँ पर। एंगल हमारा अभी लिखा हुआ है, एंगल में कुछ बताएंगे बात, यहाँ पर चेक करें पहले। तो इनका रिजल्टेंट आर, वेक्टर सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। तो ए वेक्टर को नोट कर लें, 3/√2 आई, 3/√2 जे, और बी वेक्टर इसमें प्लस कर दें, ठीक। क्या है, -3√2 आई प्लस 3√2 जे, ओके। हमने वेक्टर ए को वेक्टर, ये सेकंड मेथड है, ठीक, वेक्टर ए को वेक्टर बी में प्लस कर लिया। अब जरा चेक करें, जो रिजल्टेंट आर आया हमारा, वो यहाँ पर आई को कॉमन ले लें, ठीक। आई को कॉमन लेकर यहाँ नोट कर दे लें, ये जो रिजल्टेंट आया इसमें आई को कॉमन लें, 3/√2 -3√2 प्लस जे को कॉमन ले लें,
ये 3/√2 प्लस 3√2, ये नेचुरल आपको ये लेंदी लग रहा होगा, फर्स्ट मेथड आसान है, ये डाटा भी थोड़े वैसे हो गए, लेकिन अगर मोर देन 2 वेक्टर हैं तो आपको यही मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। और एक और है इसका डायरेक्ट मेथड, वो भी बताएंगे अभी। अब आप मैग्नीट्यूड निकालें आर का, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक। तो 3/√2 माइनस 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 3/√2 प्लस 3√2 का स्क्वायर। आपको मालूम है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, ये फार्मूला है। वेक्टर आर इज इक्वल टू, अगर एक्स आई वाई जे है तो आर का मैग्नीट्यूड होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब आर का मैग्नीट्यूड, हमारा थोड़ा ये डाटा इस तरह के थे इसलिए लेंथी हुआ, इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो 9/4, लेकिन हम आपको वेरीफाई करा रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर 2, 3² 9, √2 का 2 प्लस 9 2 जा 18 माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें 2ab, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 प्लस, अभी चेक कर रहे हैं, फिर इसका स्क्वायर करें इस वाले का, ये वही आ जाएगा आपका 18 और प्लस 18, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। 3 3 जा 9 2 जा 18, ये दोनों कैंसिल हो गए, 9/2 और 9/2 मिलाकर 9 हो गया, ये 36 और 36 प्लस 9 ये 45 आ गया, तो 9 5 जा 45 यानी कि 3√5 न्यूटन ये बन गया। अगर न्यूटन में दिया है फोर्स तो रिजल्टेंट हमने न्यूटन में लिख दिया। आप समझ गए होंगे दोनों से एक ही रिजल्टेंट आएगा, चाहे आप फार्मूला लगा दें, चाहे वेक्टर से पहले वेक्टर फॉर्म में लिखें और लिखने के बाद उनको सम करें और फिर मैग्नीट्यूड निकालें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको हो सकता कहीं इस चीज़ का कन्फ्यूजन हो जाए, यहाँ जब हम एंगल निकालेंगे, जरा रिजल्टेंट पर ध्यान दें, इसका ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, ठीक। इसका x कंपोनेंट के अगर वैल्यू पर ध्यान दें तो ये नेगेटिव आएगी क्योंकि ये क्वांटिटी लार्ज है, और ये वाला j कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा। पहले तो डायग्राम में चेक करें, अगर हम डायग्राम में पैरेललोग्राम लॉ बनाते हैं तो देखिए, रेड ले रहे हैं हम, देन पैरेललोग्राम लॉ अगर आप बनाते हैं तो देखिए ये बनेगा, जाकर ये बनाया हमने पैरेललोग्राम लॉ, जरा देखें रिजल्टेंट कहाँ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में i नेगेटिव होता है और j पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसमें जो i आया है ये पोर्शन ये नेगेटिव आया है और दूसरा वाला पोर्शन पॉजिटिव आया है। एक पॉइंट, दूसरी बात ध्यान दें, जब हम यहाँ पर एंगल निकालेंगे आपका रिजल्टेंट वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये रिजल्टेंट जो आपने बनाया है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये वाला, ये रिजल्टेंट R है, ठीक। ये एंगल इस x एक्सिस के साथ अगर अल्फा बना रहा है तो ये एंगल इससे आपको मिल जाएगा, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ये इसका y कंपोनेंट होगा, ये x कंपोनेंट होगा, तो यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू y/x लगाएं। y क्या है, y ये वाली क्वांटिटी है, यहाँ हमने जो नोट किया j के साथ जो लिखी हुई है, और ये x का है, इन दोनों को डिवाइड करें और जो एंगल आएगा वो ये वाला एंगल होगा। ये पहले वाले आंसर से मैच नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि पहले वाले आंसर में जो आपने एंगल निकाला है tan इनवर्स 2, वो जो रिजल्टेंट आया है वो यहाँ पर x एक्सिस के साथ रिजल्टेंट आएगा, यहाँ उसमें ये जो एंगल आपका आया ये यहाँ के साथ आया, सॉरी, या वहाँ पर जो एंगल है वो a के साथ निकाला आपने, और a कितना है 3 न्यूटन, तो जो रिजल्टेंट आया है उसका एंगल 3 न्यूटन के साथ आएगा। हम यहाँ डायग्राम में बना रहे हैं अलग से, फिर भी जैसे ये 3 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, और आपने ये रिजल्टेंट निकाला है, हम इसी डायग्राम को फिर से बनाया, तो पहले वाले में जो आपने अल्फा निकाला वो ये है, और यहाँ पर जो हम अल्फा डैश कर दे रहे हैं, यहाँ जो अल्फा डैश निकल रहा है वो इस रिजल्टेंट का ये वाला एंगल निकल रहा है, ठीक है ना। देखो एंगल कोई सा भी आ जाए उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, क्यों? हम वहाँ पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे, पहला वाला अगर मेथड यूज करते हैं तो वहाँ लिखें कि ये एंगल विद 3 न्यूटन फोर्स है या a के साथ है। जब सेकंड आएगा तो लिखेंगे कि -x एक्सिस के साथ ये अल्फा डैश एंगल बना रहा है और वैल्यू इसको डिवाइड करके आएगी,
क्योंकि वैल्यू राउंड फिगर में नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं। आप कैलकुलेटर को यूज़ करके एंगल निकाल सकते हैं और उसको मैच करा सकते हैं। ठीक, अब जरा इसका एक और मेथड है, जो मेथड हम, ये सेम मेथड ऐसा ही है वो भी, तो उसको हम जनरली जो है वो न्यूमेरिकल लगाते समय 12th में और सब जगह उसका यूज करते हैं, तो उसको आप समझने की यहाँ कोशिश करें जरा। और वही मेथड अभी हम यूज करेंगे। अभी एक न्यूमेरिकल लेंगे, हम मोर देन 2 वेक्टर के लिए भी वही मेथड हम अडॉप्ट करेंगे। यानी कि अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर किसी पॉइंट पर, ओरिजिन पर या कहीं पर भी एक्ट कर रहे होंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा हम वही मेथड लगाकर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 2 वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का x कंपोनेंट निकाल लें और उनको प्लस कर दें, उसको हम Rx लिखा, यानी a का x कंपोनेंट प्लस b का x कंपोनेंट। कितना है a का x कंपोनेंट बताओ? देखो 3 cos 45, 3 पूरा लिखें और ठीक से समझना बात को। 3 cos 45, अब इसका x कंपोनेंट 6 cos 45, लेकिन माइनस में -6 cos 45। इसमें आई जे नहीं लगाएं यूनिट वेक्टर को। क्यों आई कैप जे कैप नहीं लगाएं? क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट है बस, और उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, यहाँ पर 3/√2 माइनस ये 6/√2 होगा, तो ये 3√2 हो जाएगा। आप चेक कर लें, अभी जो आपने मेथड किया था उसमें यूनिट वेक्टर आई के साथ जो क्वांटिटी लिखी गई है वो यही है, यानी एक्स कंपोनेंट इसमें डायरेक्ट मिल गया। अब वाई कंपोनेंट निकालो। वाई के लिए ध्यान रखना, सीधे यहाँ साइन लगाएं, 3 sin 45, और इसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा तो इसलिए प्लस 6 sin 45 sin 45 1/√2, और ये 3√2। चेक कर लो अच्छी तरह से, ये वाई कंपोनेंट वही है जो यूनिट वेक्टर जे के साथ लिखा गया है। ठीक, फिर आप जब रिजल्टेंट निकालें तो मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक्स और वाई हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, इसका स्क्वायर करें, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका स्क्वायर करें तो ये √45 आएगा, जो कि 3√5 होगा। ठीक, और जब एंगल निकालेंगे तो सेम मेथड, tan अल्फा डैश इज इक्वल टू, यानी वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। नेचुरल है, ये मेथड आपको मोर देन 2 में इजी पड़ेगा और आसानी से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान दें, हमने 2 वेक्टर के 3 मेथड बता दिए आपको। एक तो फार्मूले से, दूसरा आप रिजॉल्व करके आई और जे वेक्टर फॉर्म में लिखकर, और तीसरा एक्स और वाई में सेपरेट रिजॉल्व करके और तब उसका मैग्नीट्यूड निकालें। अब आप ध्यान दें, हम एक मेथड बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते हैं, आप इसलिए जो भी क्वेश्चन सीखें वो उसको ठीक से यहाँ पर सीखना। हम अब जो ले रहे हैं एग्जाम्पल, वो मोर देन 2 वेक्टर, और कितने भी वेक्टर लगे हों मोर देन 2 में, उनका रिजल्टेंट आप इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मान लीजिए यहाँ पर फोर्स ही ले रहे, 3 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। सिंपल मेथड ले रहे हैं, 3√2 का 45 एंगल पर यहाँ एक्ट कर रहा है। ये फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड है, और ये F2 है फोर्स, और एक फोर्स यहाँ ले रहे हैं। ठीक, और हम √2 इसलिए ले रहे हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, और 45 भी इसीलिए ले रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना। एक यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा जो है 60 डिग्री पर यहाँ ले लेंगे, तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वैल्यू आप स्क्वायर वगैरह खुद ही कर लेना। कितने फोर्स लगा दिए? F1 F2 F3 लगा दिया, F4 लगा, 4 फोर्स लगा दिए। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये -y, इधर माइनस है। समझ गए होंगे बात। अब यहाँ पर इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो सेकंड, और देखो फर्स्ट मेथड तो यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जो फर्स्ट मेथड आपने लगाया है वो केवल 2 वेक्टर के लिए है, वो मोर देन 2 पर जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो हमने ले लिए हैं 1 2 3 4 4 वेक्टर ले। अगर इसको समझ लिया
तो आपको 12 तक इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मोर देन 2 हो वो आप इस मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। एक मेथड तो ये है कि इन सबको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, जैसा हमने सेकेंड मेथड में लिखा है। इसमें ये किधर एक्ट कर रहा है, 3x एक्सिस में, क्या लिखेंगे 3i। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लिख के दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर पहला वेक्टर f1। हम हालांकि जो थर्ड मेथड है वो प्रेफर करेंगे कि आप उसका यूज करें। f1 लिखें 3i, f2 लिखें 3√2 cos 45i प्लस 3√2 sin 45j। समझ गए होंगे, इसका x कंपोनेंट लगा दिया और इसका y कंपोनेंट ले लिया, तो f2 कितना हो गया, ये 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 3i, इसीलिए हमने 45 ले लिया था, ये f2 बन गया। अब f3 नोट करें, f1 आपका ये है, ओके। अब f3 वेक्टर f3 6√2 है, हम ये 45 ले रहे हैं, 6√2 cos 45 लेकिन माइनस i, 6√2 cos 45 माइनस हम यहाँ लगा दे रहे हैं, प्लस 6√2 sin 45j, ये 1/√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 6i आएगा और 6j आएगा। ये बन गया आपका f3, ये वाला आ गया, ठीक है। इसका ये ध्यान रखना, ये जो x डायरेक्शन में है, जैसे कोई y डायरेक्शन में है उसमें सीधे j लगेगा, y का x कंपोनेंट नहीं होगा और x का y कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है ना। माइनस x में है तो सीधे माइनस i लगाएं, उनमें कोई कंपोनेंट मेथड आप एडॉप्ट ना करें, ठीक है। अगर 90 डिग्री पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो उनमें किसी भी डायरेक्शन में उनमें कंपोनेंट में x का y नहीं होगा, y का x पर नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर cos 90 जीरो होता है। अब आप यहाँ पर f4 को चेक करें, ये वाला 3। अब ध्यान दें बात पर, अगर आप 60 यूज करते हैं तो y कंपोनेंट में cos लगेगा और इसमें sin लगेगा, ठीक है। ध्यान दें, y में क्या लगाएंगे 3 cos 60, और हम इसलिए अब 60 ही यूज करेंगे, जिससे आप लोग ध्यान रखें। x कंपोनेंट में क्या लिखेंगे 3 sin 60, मतलब ये लर्न करके नहीं रखेंगे x में cos होता है, जिससे थीटा बनाता है वो cos में जाएगा। क्यों है वो रीजन आप समझ गए होंगे फर्स्ट लेक्चर में, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस लगाएं तब ये बनेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 60 डिग्री ही लेंगे, 3 sin 60, और इसमें i लगाएं क्योंकि इधर i नेगेटिव होगा, ठीक है, और j भी नेगेटिव है, 3 cos 60। खूब देख लेना, हमने y के साथ कंपोनेंट के साथ cos लगाया है क्योंकि हमने ये एंगल यूज किया है। एक ही बात आएगी, आप 30 यूज कर लें तो इसमें cos लगा दें, cos 30, और इसमें sin 30, sin 60 कितना होता है √3/2। तो थोड़ा सा ये इसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, i माइनस cos 60 1/2 j, ये बन गया आपका f4। तो क्या करेंगे, पहले हम सभी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे रिजॉल्व करके, ठीक। लेक्चर जो वेक्टर का है तो फर्स्ट से देखना स्टार्ट करना, बीच में नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब रिजल्टेंट, तो नेट रिजल्टेंट f = होगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, और हम i को डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं, i कॉमन लें और बची हुई सभी क्वांटिटी लिखें। देखें f1 में i के साथ क्या है 3, तो यहाँ 3 लिख दिया, f2 में i के साथ 3, तो इसको +3 लिख दिया, ठीक है ना। इसका भी i पॉजिटिव, इसका i नेगेटिव और दोनों में नेगेटिव। f3 में i के साथ क्या है -6, तो यहाँ -6 नोट किया। यहाँ f4 में i के साथ क्या है -3√3/2 sin 60 डाला था, ठीक। अब j कंपोनेंट लें, ठीक। j कंपोनेंट इसका नहीं है कुछ भी, यहाँ j कंपोनेंट है, कितना है 3, उसमें j कंपोनेंट कितना है दूसरे वाले में, बोलिए 6 वहां पर, तो प्लस के 6, और हाँ इसका 3 वहाँ 6, और इसमें कितना है -3/2, ठीक है।
अब यहाँ पर रिजल्टेंट ये 6 कैंसिल हो गए, -3y√3i प्लस ये 6 + 3 9, एलसीएम ले लें इसका, तो 9 - 3y2 18 - 3, ठीक है ना, तो 15y2j ये आपका बना जाके रिजल्टेंट, और ये है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब इसका अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लेंगे, इसको हम वेरीफाई कराएंगे। हमने जो आपको थर्ड मेथड बताया है, ये लाइन इसीलिए छोड़ रहे हैं, इसमें x और y कंपोनेंट को एक साथ चेक करेंगे हम। थर्ड मेथड ही आप जनरली यूज करना, इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। अब अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो ध्यान रहे हम पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अंडर रूट लगाएं, इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर करें क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर होते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लगाएं या ना लगाएं, प्लस ये 15y2 का होल स्क्वायर, ये आपको दे देगा मैग्नीट्यूड। अब एंगल tan अल्फा ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका x, अगर आप चारों का रिजल्टेंट निकालेंगे इसका मीनिंग है कि वो रिजल्टेंट i नेगेटिव होगा और j पॉजिटिव होगा, यानी इस क्वाड्रेंट में जाएगा। समझ रहे होंगे बात को, हम बता भी सकते हैं उससे, आप वेक्टर से बनाकर ये रिजल्टेंट जाएगा। और जो आप एंगल यहाँ पर निकालेंगे tan अल्फा, वो y कंपोनेंट यानी 15y2 और अपान x कंपोनेंट लेंगे 15y2 डिवाइडेड बाई 3√2√3, इससे एंगल आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से आ जाएगा। और वो एंगल जो आपका आएगा वो हम माइनस नहीं यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ अल्फा बना लें, ये अल्फा एंगल ये वाला दे देगा -x के साथ। आंसर में आप नोट कर सकते हैं एंगल विद -x एक्सिस इतना बनेगा, जो भी आया, जैसे 36-35 डिग्री आया तो यहाँ से अल्फा निकाल के और यहाँ पर पुटअप कर दें। अब जरा आप दूसरी बात देखें, हमने जो थर्ड मेथड बताया था उसमें आप क्या करेंगे कि सभी x कंपोनेंट एक साथ लिखेंगे। ये मेथड आसान है, देखिए इसका x कंपोनेंट कितना है 3, ये तो खुद ही x में है, ठीक। इसका x कंपोनेंट 3√2 cos 45, ठीक है, हम ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं, तो 3√2 cos 45, चलो लिख ले रहे हैं 3√2 cos 45, फिर इसका x कंपोनेंट क्या होगा -6√2 cos 45, ठीक। और हम ये एंगल 30 डिग्री अब यूज करेंगे, इसका क्या होगा 3 cos 30, एक ही आएगा, यहाँ पर हम चेक करा दे रहे हैं 3 cos 30, देख लीजिए कंपोनेंट 3 प्लस ये 1/√2 से √2 कैंसिल, ये कैंसिल, प्लस cos 30 √3/2, ठीक है। तो ये वाला जो है लास्ट वाला आपका ये 3 है, 6 नहीं है, सॉरी 3, तो ये कितना बना √3/2, यानी कि 3√3/2, ये दोनों कैंसिल हो गए और x कंपोनेंट आ गया 3√3/2, और यहाँ से आप वेरीफाई कर लें। हमारा यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं लिया, सॉरी, यहाँ नेगेटिव बनाएं क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसका x कंपोनेंट नेगेटिव होगा तो हमारा ये माइनस में जाएगा और ये वाला माइनस में होगा। चेक करो x कंपोनेंट ये आया यहाँ पर, जब सब आपने अलग अलग निकाले रिजल्टेंट कंपोनेंट निकाले वेक्टर मेथड से और उनको सम किया तब भी यही आया, ठीक। अब y कंपोनेंट भी चेक कर ले रहे हैं इसका यहाँ पर लिखकर, तो y कंपोनेंट चेक करें, इसका कोई y कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि ये x में एक्ट कर रहा है, इसका y कंपोनेंट क्या होगा 3√2 sin 45 यानी 3 आएगा, इसका y कंपोनेंट 6√2 sin 45 यानी कि 6 आएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, इसका y कंपोनेंट निगेटिव में 3, अब हमने 30 लिया है ध्यान रखना, तो 3 sin 30 यानी कि 3/2, ठीक है ना, ये 3 sin 30, यहाँ पर आपका हमने जो रिजल्टेंट लिया है लास्ट में y कंपोनेंट में, ठीक है, तो कितना आएगा -3/2, देख लीजिए यही आ रहा y कंपोनेंट, ये आ रहा 3 cos 30 इधर sin 30 इधर, 60 लेंगे, इसमें cos इसमें sin, रिजल्ट एक ही आएगा, ठीक है। तो ये 9 - 3/2 18 में से 3 माइनस करें 15/2, ये देखिए y कंपोनेंट तैयार हो गया, और यहाँ से चेक कर लो यही y कंपोनेंट है, तो नेचुरल है कि ये। और एंगल कैसे निकालेंगे इसी मेथड से, tan अल्फा y/x। तो ये मेथड बहुत आसान है, कितने भी वेक्टर आपको प्लेन पर दिए गए हों
सबको आप डायग्राम में देखते जाएं या नोट कर दिए हो लैंग्वेज में तो डायग्राम बना लें। फिर क्या करें, सबका एक्स कंपोनेंट निकालें, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और फिर सबके वाई कंपोनेंट निकालें, उनका सम करें और लगा दें पाइथागोरस, नेट रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, क्योंकि आर एक्स और आर वाई दोनों 90 डिग्री पर एक्ट करते हैं, इसलिए जब भी आप यहाँ पर रिजल्टेंट निकालेंगे आर, तो वो रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होगा, और जब एंगल निकालेंगे तो आर वाई अपान आर एक्स करेंगे। ठीक, आप समझ गए होंगे मेथड। डाउट हो कमेंट में डालें तो हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देंगे इसका। ओके।